विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है जीएसटी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है, जिसमें सबसे पहले हम ईवे बिल से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्या इसका मतलब होता है, कब इसको जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कंसोलिडेटेड ईवे बिल का क्या मतलब है। फर्दर हम कवर करेंगे डिलीवरी चालान, कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस का क्या मतलब होता है, और एक स्पेशल ट्रीटमेंट देखेंगे फ्री सैंपल के केस में जीएसटी का। तो ये सभी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ईवे बिल। अब देखिए, जैसे अगर मैं दिल्ली से राजस्थान में सामान अपना भेज रहा हूँ तो उसके लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ेगी। तो जो भी मेरी ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट को रास्ते में ऑफिसर जो है वो रुकवा के दो डॉक्यूमेंट्स पूछेगा। सबसे पहले वो पूछेगा इनवॉइस, कि जो आप सामान भेज रहे हैं क्या उसका इनवॉइस है, या बिना इनवॉइस के आप भेज रहे हैं, जो इलीगल एक्टिविटी है। अगर इनवॉइस है तो उसके बाद वो मांगेगा ईवे बिल। ईवे बिल क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट डिटेल्स शो करता है। तो इससे क्या होगा कि इनवॉइस में जो आप सामान दिखा रहे हैं, एक्चुअल में आपने ट्रक में वही लोड किया है। ईवे बिल उसी की डिटेल्स को शो करता है। और अगर हम बात करें एक ही स्टेट की, अगर मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में ही सामान को भेज रहा हूँ, तो उस केस में अगर मेरी कंसाइनमेंट जो सामान है उसकी वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है, तभी मुझे ईवे बिल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और अगर हम इस 50,000 को समझे तो ये टोटल अमाउंट है इनवॉइस का, जिसमें टैक्स भी इंक्लूड होता है। बट अगर मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान भेज रहा हूँ, तो वहाँ ये 50,000 रुपये की वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ अगर मैं 1 रुपये का भी सामान भेजूंगा तो भी मुझे ईवे बिल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर हम ईवे बिल को समझे तो ये दो पार्ट्स में होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए फिल करना होता है जो भी खरीद रहा है या बेच रहा है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली से मैं भेज रहा हूँ सामान, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं फाइल करूंगा पार्ट ए। बट अगर आप खुद से ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं तो आप फाइल करेंगी। और पार्ट बी जो है वो ट्रांसपोर्टर फिल करता है। और ईवे बिल को फाइल करने के लिए जो पर्सन है उसको जीएसटी और ईवे बिल दोनों में ही रजिस्टर करवाना जरूरी है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक्सप्लेन सिचुएशन वेयर ईवे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। हमने देखा कि ईवे बिल कब कब रिक्वायरमेंट है उसको जनरेट करने की, बट इसके कुछ एग्जम्पशन है। अब देखिए, जैसे अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है डिफेंस इक्विपमेंट की, या फिर लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पेट्रोल, मतलब लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ऐसी लिक्वर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज होनी है, या पेट्रोल को अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी प्रीशियस मेटल है जैसे करेंसी है, ज्वेलरी है, या फिर डायमंड, केरोसिन ऑयल, पर्सनल हाउस होल्ड इफेक्ट। पर्सनल हाउस होल्ड इफेक्ट मतलब जैसे मैं हूँ, मैं अपना मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ ईवे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जिन पे या तो जीएसटी नहीं लगता, या फिर इनकी सिक्रेसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डिफेंस इक्विपमेंट अगर आप डिस्क्लोज करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है। प्रीशियस मेटल कौन से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए यहाँ ईवे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरे केस में अगर नॉन मोटराइज कन्वेंस है, दैट मीन्स, अब देखिए जैसे अगर ट्रक से नहीं रिक्शा से भेज रहे हैं। अब रिक्शा से फॉर एग्जांपल जैसे 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इतने डिस्टेंस पे अगर आप भेज रहे हैं तो वहाँ ईवे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अनदर केस में अगर आप रेल से भेज रहे हैं, बट आप भेज रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, या किसी लोकल अथॉरिटी को, मतलब लोकल अथॉरिटी ऐसी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम करती है। तो ऐसी किसी अथॉरिटी को या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को अगर आप कोई सामान भेज रहे हैं थ्रू रेल, तो वहाँ भी ईवे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब समझते हैं कंसोलिडेटेड ईवे बिल का क्या मतलब है। इसको हम दो केस में समझते हैं। फर्स्ट केस में क्या होता है, जैसे देखिए हमने देखा कि एक ही स्टेट में अगर आप सामान भेज रहे हैं तो 50,000 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू होनी चाहिए। शिपर जो सामान भेज रहा है, तीनों ही केसेस में 50,000 रुपये से कम की वैल्यू है। यहाँ देखिए 40, 40, 20। बट अगर हम इसको टोटल में देखें तो ये 1 लाख बन जाएगा। तो इसको ट्रांसपोर्टर को रिक्वायरमेंट होगी ईवे बिल की, बट इनको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, अब जैसे इनको कोई ना कोई इनके पास इनवॉइस होगा या चालान होगा, उस इनवॉइस या चालान को एक ही ईवे बिल में मेंशन करके इन तीनों इनवॉइसेस के लिए एक ईवे बिल बन जाएगा। तो इसीलिए इसे कहते हैं कंसोलिडेटेड ईवे बिल। अनदर केस में क्या होता है, अनदर केस में देखिए दो कस्टमर है, भेजने वाला एक शिपर ए, शिपर बी।
एक का सामान है 80,000 का, दूसरे का सामान है 1,20,000 का। अब फॉर एग्जांपल ऐसे मेरे पास 50 कंसाइनमेंट है, बहुत सारे कंसाइनमेंट है। अगर एक एक कंसाइनमेंट का मैं एक एक ईवे बिल बनाऊं, और अगर ट्रांसपोर्ट को जो ऑफिसर है वो बीच में रख के पूछता है कि आप इनवॉइस दिखाओ, ईवे बिल दिखाओ, और अगर मैं उसे 50 ईवे बिल दिखा दूं तो ये एक प्रोसेस नहीं है सही। उस केस में क्या करूंगा, यहाँ भी मैं कंसोलिडेटेड ईवे बिल बना सकता हूँ। इसमें करना क्या होगा, इसमें ट्रांसपोर्टर को एक तो कंसोलिडेटेड ईवे बिल बनाना है, और उसी के अंदर जितने भी सेपरेट ईवे बिल बनाए गए हैं, जैसे शिपर ए ने अपना ईवे बिल बनाया होगा, शिपर बी ने अपना ईवे बिल बनाया होगा, सिर्फ उसका नंबर मेंशन कर दे और इतना ही इनफ है। तो इसे भी कहते हैं कंसोलिडेटेड ईवे बिल। अब समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, व्हाट इज डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान क्या होता है। अब देखिए, टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या अदर डिटेल्स वो तब बनाने की रिक्वायरमेंट होती है जब मैं किसी को सामान भेज रहा हूँ। बट अगर मेरी एक ब्रांच है दिल्ली में, दूसरी ब्रांच है राजस्थान में, मैं अपनी ही ब्रांच में फॉर एग्जांपल मैं स्टॉक को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो उस केस में मैं कुछ बेच तो नहीं रहा, तो मैं इनवॉइस तो इशू नहीं कर सकता। तो उस केस में मैं डिलीवरी चालान इशू करूँगा कि यहाँ से सामान दिल्ली से डिलीवर हो रहा है राजस्थान में। तो उसका एक एविडेंस शो होगा, उसमें शो होगा डिलीवरी चालान, तो इसे ही डिलीवरी चालान कहते हैं। अब समझते हैं कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का क्या मतलब है। अब देखिए, जैसे एक टीचर है, ये टीचर पढ़ाता है, टीचर साथ में बुक्स भी बेच रहा है, क्योंकि अगर ये पढ़ा रहा है तो साथ में कुछ बुक्स बेच रहा है। इस बुक्स के थ्रू, इस नोट्स के थ्रू आप स्टडी कर सकते हो। तो ये जनरल है, ऐसा होता है, क्योंकि जो टीचर है वो साथ में बुक्स भी दे सकता है, ये नेचुरल है, ऐसा पॉसिबल है। तो अगर इसका रेट है, टीचिंग का रेट है 5%, बुक्स का रेट है 18%, बट इसका मेन प्रोफेशन क्या है, मेन प्रोफेशन अल्टीमेट एम इसका बुक्स बेचना नहीं है, इसका एम है टीचिंग देना। तो यहाँ दोनों की वैल्यू पर जो जीएसटी चार्ज होगा वो चार्ज होगा 5%। बट यहाँ एक केस है, सबसे पहले क्वेश्चन किया जाएगा क्या इन दोनों में से कोई एक खरीदा जा सकता है। स्टूडेंट अगर बोलता है कि सर मैं आपसे बुक नहीं खरीदता, मैं आपसे सिर्फ कोचिंग लेता हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो टोटल वैल्यू पे जीएसटी लगेगा 5%। बट अगर ऐसा पॉसिबल है तो सेपरेट जीएसटी लगेगा, दैट मीन्स बुक्स पे 18% और टीचिंग पे 5%। बट अगर हम दूसरे केस में बात करें, अगर टीचर बोलता है कि शूज़ भी खरीदने पड़ेंगे उससे, तो पूछा जाएगा कि क्या अलग अलग खरीद सकते हैं, कि मतलब क्या अगर मैं शू ना खरीदूं सिर्फ कोचिंग लूँ, ऐसा पॉसिबल है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो दोनों ही केस में 18% शूज़ पर, 5% जो आपकी टीचिंग है उस पर टैक्स लगेगा। बट अगर टीचर कहता है कि नहीं आपको शूज़ खरीदने ही पड़ेंगे, तो ये मिक्स है। ये देखिए, ये नेचुरल एक्टिविटी नहीं है, टीचर जो है वो जनरली शूज़ सेल नहीं करता। बट अगर ऐसा ज़बरदस्ती हो रहा है तो इस केस में क्या होगा, जो दोनों में से जिस पर मैक्सिमम जीएसटी बनता होगा वो चार्ज होगा। यहाँ जो टोटल वैल्यू पर जीएसटी चार्ज होगा वो होगा 18%। बट अगर इस केस में देखें तो यहाँ चार्ज होगा 5%। तो इसे हम कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। दैट मीन्स ये बाय नेचर ऐसा होता है, जैसे टीचर जो है वो बुक्स भी प्रोवाइड करता है। और इसे कहते हैं मिक्स सप्लाई, कि ये जबरदस्ती आपने मिक्स कर दिया, बट जनरली ऐसा नहीं होता। टीचर जो है वो शूज सेल नहीं करता। तो अगर टैक्स से बचने के लिए ऐसा किया जा रहा है तो मैक्सिमम रेट अप्लाई होगा जो होगा 18%। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हाट इज इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। अब देखिए, जैसे मैंने आपको कोई सामान बेचा, इनवॉइस की वैल्यू है 1,00,000 रुपए, टैक्स उस पर कैलकुलेट हो रहा है 12,000। तो आपकी जो टोटल इनवॉइस होगी वो होगी 1,00,000 रुपीज़, क्योंकि ये 12,000 जो है वो आपको गवर्नमेंट से वापस मिल जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो टोटल आपकी जो वैल्यू होगी कॉस्ट की वो होगी 1,12,000। तो इसी को एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स का रिबेट दे देती है, क्योंकि आप इसको फर्दर यूज करेंगे एज अ रॉ मटेरियल। बट अगर हम बात करते हैं कि मैंने किसी कस्टमर को बेचा, अब कस्टमर तो फाइनली इसको कंज्यूम करेगा, उसे आगे इसको कुछ नहीं बनाना। तो उस केस में अगर मैं टैक्सेबल बेचता हूँ या नॉन टैक्सेबल दोनों ही बेचता हूँ, दैट मीन्स मैंने अपने कस्टमर को कुछ सामान ऐसा बेचा जो टैक्सेबल है एज पर जीएसटी, कुछ सामान ऐसा बेचा जो टैक्सेबल नहीं है। टैक्सेबल सप्लाई के केस में टैक्स इनवॉइस दिया जाता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई के केस में बिल ऑफ सप्लाई दी जाती है। बट अगर दोनों ही है तो क्या उसको दो डॉक्यूमेंट्स इशू किए जाएंगे। द आंसर इज नो, क्योंकि इसने जीएसटी का टैक्स क्रेडिट नहीं लेना, तो इसलिए मैं इसे इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई दे सकता हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें गुड्स लिखे होंगे, जहाँ टैक्स लगता है वहाँ टैक्स मेंशन होगा, और जहाँ नहीं लगता वहाँ सिंपली लिखा होगा नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई आप डायरेक्ट कस्टमर को इशू कर सकते हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। अब देखिए, जैसे मैं बिजनेस डीलिंग करता हूँ तो बिजनेस में ऐसे होता है कि छोटे मोटे अमाउंट की बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, एज अ बिजनेसमैन मैं देख रहा हूँ कि एक महीने में 200 रुपये से कम की मेरी 5,000 ट्रांजेक्शन्स हैं, और ये सामान मैंने अनरजिस्टर्ड डीलर को बेचा है। हो सकता है मैंने डायरेक्ट कस्टमर को बेचा हो, या फिर किसी ऐसे पर्सन को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और उसे इनवॉइस भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूं? मैं एक एक डॉक्यूमेंट्स अगर बनाऊंगा, सबका टैक्स इनवॉइस बनाऊंगा, तो उसमें हो सकता है कि एरर्स आए। और इतनी छोटी वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना दूंगा, जिसमें क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल इनवॉइस मैंने दिया राम को 100 का, श्याम को 150 का, मोहन सोहन को इनवॉइस दिया, तो एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना दूंगा डे के एंड में 400 रुपीज़ का, जिनमें सभी इनवॉइस नंबर मैं शो करूंगा। तो दैट मीन्स इन सबको एक एक को टैक्स इनवॉइस देने से अच्छा मैं सिंपली इनको इनवॉइस इशू करूंगा, और डे के एंड में मैं टोटल एक इनवॉइस बना दूंगा कि आज के दिन में छोटी छोटी वैल्यू के जितने भी इनवॉइस थे उसका टोटल टैक्स इनवॉइस इतना बन रहा है। तो इसे ही कहते हैं कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। एक्सप्लेन ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ फ्री सैंपल। अगर फ्री सैंपल देते हैं तो उसका जीएसटी में कैसे ट्रीटमेंट होगा? अब देखिए, मेरी जो लेबर है वो रॉ मटेरियल का यूज करके कोई सामान बनाती है। रॉ मटेरियल पर जो भी टैक्स पे किया होता है गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट मुझे वापस कर देती है। गवर्नमेंट वापस क्यों करती है? वापस इसलिए करती है क्योंकि उसी रॉ मटेरियल को यूज करके जब मैं टी शर्ट बना रहा हूँ और वो मैं बेच रहा हूँ 2 लाख रुपए की, तो उस पर टैक्स है 24,000 पे, और ये 24,000 मुझे पे करना होगा। तो अल्टीमेटली मैंने ये जो 12,000 है, इसको तो मैंने यूज कर लिया एज अ रॉ मटेरियल, इसलिए ये गवर्नमेंट मुझे वापस दे देती है, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर रही है क्लोथिंग पे। तो यहाँ भी ये फिनिश नहीं हुआ, अभी तो प्रोसेस में है, तो फाइनल प्रोसेसिंग पे चार्ज होता है टैक्स, और जहाँ 2 लाख रुपए है इस पर टैक्स चार्ज होगा, बट ये जो है ये गवर्नमेंट मुझे वापस दे देगी। बट अगर मैं फ्री सैंपल देता हूँ, फ्री सैंपल मतलब ये जो 2 लाख रुपए की टी शर्ट थी वो मैंने फ्री में बांट दी। फ्री में बांटने से क्या होगा, गवर्नमेंट को ये 24,000 रुपये का टैक्स नहीं मिला, तो गवर्नमेंट कहेगी कि ये टैक्स मुझे नहीं मिला तो कम से कम मुझे इतना तो चाहिए। तो ये जो गवर्नमेंट ने आपको पैसे दे रखे हैं 12,000 रुपये, ये गवर्नमेंट आपसे रिवर्स मांगेगी। तो दैट मीन्स इस केस में जो 12,000 रुपये है ये आपको रिवर्स करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को वापस देने पड़ेंगे। तो इसी ट्रीटमेंट को हम कंसिडर करते हैं फ्री सैंपल के केस में। तो आई होप आज की इस वीडियो में जीएसटी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया एंड यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। ओएनएस स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।